नमस्कार प्रभाकर जी, आपका स्वागत है। ये हमारा दूसरा चरण का एक बातचीत है और मैं आप एक नृत्यांगना और एक सांस्कृतिक शोध कार्यकर्ता की वजह की रूप में ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदी कविता और रीतिकार कविता खासतौर से किस तरीके से उसका संबंध नृत्य शैली, क्योंकि कथक एक अकेली शैली है शास्त्रीय नृत्य की जो कि उत्तर भारत की है। बाकी सारे कोई और शैली है ही नहीं कथक के अलावा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पुराने जो लोग थे, मौखिक परंपरा बहुत प्रचलित थी, तो कंठस्थ लोगों को रामायण याद थे, पद याद थे और घर में कथाएं होती थी और एक मौखिक परंपरा की वजह से लोक साहित्य और भी साहित्य के बारे में काफ़ी उन लोगों की बातचीत की भाषा समझते थे, यानी कि अवधी और ब्रज। मगर अब क्योंकि बहुत सारे जो कथक के नृत्यांगना के जो प्रोफेशनल्स हैं वो बड़े बड़े शहरों में हैं और कहीं ना कहीं साहित्य से उनका जोड़ नहीं रहा, तो अभिनय में भी कमी आई है क्योंकि जब तक आप साहित्य नहीं जानेंगे। और साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्य के साथ साथ अगर पेंटिंग के बारे में और स्कल्पचर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अभी हमारे आने से पहले आपने बताया कि आप काम कर रहे हैं पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल के 3 लेख जो कि जनपद यानी फोक ट्रेडिशंस के और प्रिजर्वेशन ऑफ फोक ट्रेडिशंस को, किस लोक संस्कृति को कैसे बचाया सकता है और कल्चरल मैनेजमेंट की टेक्निक्स उन्होंने उन निबंध को, तो कहाँ पर कौन लोग पढ़ते हैं, क्योंकि कौन लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। ज़्यादा समय न लेकर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। हमारी चर्चा चल रही है रहीम की नगर शोभा, और इस पे मैं ज़रा संक्षेप पे जो पहला क्लास था और जो हमारी मैं क्या समझ में मेरा ठीक हुआ है समझ, उसको आप पृष्ठभूमि के रूप में आप प्रस्तुत करें तो फिर उसको आगे विकसित किया जाए, बढ़ाया जाए। जी। पर मेनली जो है हम लोग मनुस्थितियाँ जो हम लोग नृत्य में लेते हैं वो अष्टनायिकाओं की लेते हैं, और पर अष्टनायिका एक ही तरीके की मनुस्थिति है, यानी कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि जो महिला है उसकी क्या परिस्थिति है विज़वी श्रृंगार रस, और उसका आपने बताया। मगर 6-7 और आपने श्रेणियाँ रखी जिसमें अलग अलग आयु से लेकर है, हस्बैंड के रिलेशनशिप की वजह से है, वगैरह वगैरह। हम लोग नगर शोभा जो रहीम की लिखी हुई मशहूर कविता है, लोक नायिका यानी कि प्रोफेशनल औरतें, जो कि आज हम लोग कॉर्पोरेट विमेन की बात कर रहे हैं, और ये फोक जो नायिका हैं, जौहारिन या जो नमक बेचने वाली बाजार में उनका कर्मभूमि है, उनके लिए कौन नायक है और किस तरीके से वो नारी शक्ति की एक अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती हैं। कभी भी उसमें जो मुहावरे देते हैं, रूपक देते हैं, किस तरीके से उनको सशक्त एक नारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ली थी भटियारिन, और भटियारिन के जो मुझे मज़ा आया क्योंकि जो नृत्य की वो है शैली, उसमें कहीं ना कहीं हम हंसना भूल जाते हैं, और वो व्यंग से भी आता है और वो और भी छेड़छाड़ से भी आता है, पर हंसना भूल जाते हैं। और रहीम ने मोटा मोटी ये कहा है कि इसको हल्का मत लीजिए, ये तो लक्ष्मी है। जब आते हैं यात्री उनके ढाबे में खाने के लिए तो बड़ी रिझाती है, और जब खाना पीना हो जाता है, लक्ष्मी आ जाती है, तो वो उनको पहचानती भी नहीं है। तो वगैरह वगैरह ऐसी सुनहारिन के ऊपर बात करी थी हम लोगों ने कि वो सुनहारिन ये ऐसी वो घिसी हैं कसौटी पे, अपने कर्म भूमि की कसौटी पे, कि वो खुद ही सोना लगने लगी है।
जी। कि वो उनका बरंग सोने जैसा हो गया है, उनका उनका रूप ही सोने की तरह है। और ये ऐसी उपमाएं हैं जो कि एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट हैं। और जैसे कबीर में जब हम लोग करते हैं संचारी भाव और उसकी इमेजेस को बिल्ड करते हैं, तो हमारे लिए निराकार बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो गुंजाइश मिलती है कि इमेजेस में हम अभिनय का, खासतौर से कथक में, हम किस तरीके से कैरेक्टर को बिल्ड करें अभिनय के उसमें। मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ। और कौन सा इस बार आप आज जो बातचीत हमारी पिछली बार हुई थी उसी का विस्तार हम करेंगे। एक तो बहुत अच्छी बात ये है कि आपने वो जो नायिकाओं का जो पक्ष है, लोक नायिकाओं का, एकदम आपने कहा कि हमारे जो बाजार का समय है और इस समय जो उपभोक्तावादी दौर चल रहा है, और स्त्री पक्ष पर जब बातचीत हम करते हैं तो कैसे प्रोफेशनल जो नायिकाओं की बातचीत हम कर रहे हैं इसमें, तो है तो मध्यकाल की रचना, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज के समय में हमारे और ज्यादा बढ़ जाती है। और बढ़ती इस तरह से है कि जो व्यवसाय में लगी हुई औरतें हैं, आप ध्यान दीजिए कि आप कल्पना करिए कि कोई स्त्री जो स्वर्ण आभूषण लेने आप बाजार में जाए, तो स्त्रियां जिस तरह से पेश करती हैं, उनको दिखाती हैं, या जिस तरह से आप सब्जी खरीदने जाएं, कोई स्त्री वहां बैठी हुई है और आपको सब्जी बेच रही है, तो वो आपको लोक नायिका याद आती है, रहीम। ठीक है, ये बात सही है कि रहीम ने बाजार की पूरी परिकल्पना की जहाँ स्त्रियां बैठी थी। उसका एक समाजशास्त्र है और वो ज्यादातर स्त्रियां हैं, अलग अलग वर्ण की हैं, अलग अलग समुदाय की हैं, अलग अलग जाति की हैं, लेकिन जब उनका वो चित्रण करते हैं तो बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत ही आप ये कहें कि बहुत गहराई के साथ एक एक चीजों पर ध्यान देते हैं। तो ध्यान देने के जो उनके टूल्स हैं उसको समझना जरूरी है। ध्यान ये कि जब वो किसी सुनारिन की बात कर रहे हैं, जो हम पिछली क्लास में कर रहे हैं, तो सुनारिन की बात करते हैं, सिर्फ उसके भाव पक्ष की बात नहीं करते। उनका ये है कि एक स्वर्णकार या है जो स्त्री सुनारिन है, तो वो अगर सोना बेच रही है तो उसकी आमदनी कैसे बढ़ रही है और उसके साथ वो व्यवसाय के साथ कैसे तालमेल मिला रही है। ठीक है, और इन सब के बीच में उससे अपने ग्राहक को रिझाना, तो रिझाने की उसकी प्रक्रिया, व्यवसाय की प्रक्रिया, ये सारी चीजें मिलते हुए उसका जो रूपाकार है, उसको कविता में जिस तरह से रहीम उतारते हैं, यही रहीम की कविताएं। और ये कविताएं इतनी खूब है कि पढ़ते समय हमें उसका समाजशास्त्र भी स्पष्ट होता है, उसका शास्त्र भी स्पष्ट होता है, उसकी कला भी स्पष्ट होती है, और एक ऐसी भाषा जो वो आंखों के माध्यम से कहना चाहती है, अपनी देह भाषा के माध्यम से कहना चाहती है, वो सारी चीजें स्पष्ट। आप ध्यान रखिएगा कि बिना कुछ कहे वो उसकी देह भाषा का जो शास्त्रीय चित्रण करते हैं, वो बिना लोक में गहराई से बैठे हुए, बिना शास्त्र की गहराई की जानकारी लिए हुए। इसीलिए रहीम की कविता को समझने के लिए आपके पास शास्त्र का बोध भी होना चाहिए और लोक का बोध भी होना चाहिए। दोनों का बोध अगर नहीं है तो आप कविता को नहीं समझ सकते। और इन सब के बीच में रहीम एक अपने समय का इतिहास भी चित्रित कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि उत्तर समय में जब हम कविता का या साहित्य का अध्ययन करते हैं तो ये कहा जा रहा है जिसे नव इतिहास। एक मिनट, आपका आवाज टूट रही है, आवाज टूट रही है। तो हम बात कर रहे थे इस तरह से, तो जैसे कि आप देखें कि इसमें तरह तरह की लोक नायिकाओं का चित्रण उन्होंने किया है। मसलन कि हम सुनारिन पर बात करें, उसका विस्तार से थोड़ा चित्रण करते हैं। आज खास बात यह है कि एक दूसरा दोहा भी हमने उसमें बढ़ाया है कि जो अगली बार बातचीत हुई थी कि एक दोहे से बात करते हुए उसका विस्तार कैसे किया है उन्होंने, तो दो दोहे में उन्होंने बात की है। तो जैसे आज बनियाई जो बनिया की पत्नी है उसके बारे में और सुनारिन के बारे में चार ये जो दो दोहे हैं इनको लेते हैं, इसका थोड़ा सा बातचीत करते हैं इस पर। ठीक है, क्योंकि भटियारिन पर चर्चा हो चुकी है और काफी विस्तार से हमने चर्चा की है उसकी,
और इसको आगे बढ़ाते हुए जैसे परम रूप कंचन वरन शोभित नारी सुनार, अमानो सांचे ढारी के विधना गढ़ी सुनार। तो इसकी चर्चा हमने की और ये बताया कि किस तरह से कंचन वरण से सुसज्जित शोभित नारी सुनार, सुनार की जो नारी है मानी स्त्री है वो खूबसूरत कैसे लग रही है, और लग रही है तो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से कैसे रहीम ने बताया कि जैसे सांचे में ढार के उसे बनाया गया है और ये सोना बनाने की प्रक्रिया के साथ उसे जोड़ा हुआ है। और बताया कि किस तरह से पिघलाकर सोना बनाया जाता है और आग में पिघलने के बाद वह जो खरा सोना होता है वही बचता है मात्र, है ना। तो उसके माध्यम से उसे किस तरह से, और इसकी विधिना शब्द बहुत खूबसूरत है। विधिना आप जानते हैं ईश्वर, जिसे ईश्वर की बनाई सृष्टि है, और हम सब कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, सृष्टि को बनाया। तो जो बनाने वाला ईश्वर है, जिस किसी ईश्वर ने बनाया है स्त्री पुरुष को, तो इस स्त्री को बहुत सुंदरता से गढ़ा है उस ईश्वर ने, ठीक है। तो एक तो इसके सौंदर्य का चित्रण वो कर रहे हैं, लेकिन विधिना का मतलब होता है प्रकृति, जिसे ईश्वर जिसे कहते हैं। हम उसे थोड़ा और विस्तार से बात करें तो ब्रह्म, जिसे ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्म क्या है? ईश्वर का एक रूप है, एक मिथ है ब्रह्म, तो ब्रह्म का रूप है। तो हम उससे ऐसे कह सकते हैं प्रकृति ने जो बनाया है, विधिना माने प्रकृति भी कह सकते हैं। प्रकृति ने जो बनाया है तो बड़े मन से गढ़ा है। गढ़ना, आप ध्यान रखिएगा कि बनाना और गढ़ना दोनों क्रियाएं अलग हैं। तो हम किसी चीज को जब गढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरती से गढ़ते हैं, ठीक है ना। उसको छांट के बनाते हैं, एक एक चीज पर ध्यान देते हैं, नाक नक्श पर ध्यान देते हैं, हर चीज पर। जैसे कि एक सुनार आभूषण बनाता है तो जो उसकी नक्काशी करता है वो एक एक चीज पर बहुत ही महीन और हल्के तरीके से आंच के माध्यम से, कला के माध्यम से, अपने छोटे छोटे उन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से उसको गढ़ता है और गढ़ते समय उसको रूपाकार देता है। ठीक उसी तरह से ब्रह्म रूपी, मतलब इस विधिना माने प्रकृति रूपी इस ईश्वर ने उस सुनार को गढ़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस गढ़ने की प्रक्रिया में जो उसके आभूषण हैं वो इतने खूबसूरत हैं, उतनी ही खूबसूरत वो सुनार की नारी, दोनों एक दूसरे में मिले हुए इस तरह से। इसमें जो मैं समझ रही हूँ, कौशलता तो आ रही है जी। अगर कौशलता की जो प्रक्रिया है जी, वो जो मूर्ति बन रही है वो सुनारिन की मूर्ति बन रही है जी। उसमें मुझे लगता है इतनी परतें तो दोहे में रहीम ने लिखी जी जी जी। मेरे समझ में ये आ रहा है कि एक मशहूर सूफी कवि हैं, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है कि जो मिट्टी है उसमें इतनी पोटेंशियलिटी होती है। आपके हाथ मिट्टी में सने हैं, मगर जो दिमाग का जो पोटेंशियल है वो कितना इमेजिनेशन से कितनी आकृति उसमें से बना सकता है। जो आपने जो मैं समझ रही हूँ कि सबसे सुंदर जो शब्द है वो गढ़ना, कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कहीं पर नग ले रहे हैं, कहीं पे तराश रहे हैं और एक एक चीज का वो नक्शा जो बना रहे हैं बहुत बारीकी के साथ, बहुत सूक्ष्मता के साथ। अच्छा, ध्यान ये रखना है इसमें कि सिर्फ बाह्य तत्व नहीं है उसका खूबसूरत, आंतरिक तत्व भी उतना ही खूबसूरत, ठीक है ना। जैसे कोई आभूषण दूर से आपको बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन वो आभूषण जब आप पहनते हैं, कोई स्त्री पहनती है तो पहनने के बाद उसकी आत्मा तक सुंदर लगने लगती है ना। तो इस तरह से तो वो जो ऑरा बन रहा है कहीं पर, वो इतना खूबसूरत, दो लाइनों में बहुत कुछ कह देते हैं जो आध्यात्मिक तरीके से उस रास्ते को भी पकड़ता है। हाँ बिल्कुल, इसमें मतलब आप ये कहें कि भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय करते हुए बड़ी खूबसूरती से उस सुनारिन के बारे में लिखा है। और एक खास बात ये है कि सुनार चूंकि स्वर्ण आभूषण से जुड़ी व्यवसाय का आपके देह, आपके प्रभाव, आपके हाव भाव पर असर पड़ता है। तो ये कहना रहीम ये चाहते हैं कि जो व्यवसाय है
उस व्यवसाय का उस स्त्री के ऊपर किस तरह से असर पड़ता है कि जो सोने की छवि लगातार देखती है तो धीरे 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 उसकी छवि भी सोने जैसी हो जाती है ना। एक और चीज आ रही है, एक इमेज आ रही है, वो है सूरज की। जी जी। क्योंकि जब भी हम दिमाग की बात करते हैं, गायत्री में आया है, गायत्री मंत्र में भी आया है इस चीज की बात कि जैसे ही सूरज की किरण का जो खिलना होता है वो वेगशीलता की बात होती है जी। और जो सुनारिन जो बनती जा रही है वो एक मेटाफर है, वो औरत जो वो एक मेटाफर बनती जा रही है जी। और वो प्रकृति का इतना संतुलित तरीके का एक इवॉल्विंग नेचर है जी। एक ऊर्जा है जो बनती जा रही है सुनारिन के लक्ष्य से, कि हालांकि वो आर्थिक उसमें बंधी हुई है पर उसमें इतना एक संतुलन है कि उसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अब इसमें एक और चीज जोड़ते हैं लोग से। आप जानते हैं कि लोग में मुहावरा चलता है कि वो इतना खरा है कि जैसे सोना, है ना। तो जो खरेपन की निशानी है वो सोने से ली जाती है। तो सोने को उसके खरेपन से आंका जाता है। ठीक है। तो यहाँ एक तो वो सुनारी नारी जो है अपनी पूरी क्रियाओं के माध्यम से खरेपन की तलाश सोने में कर रही है और उस खरेपन से उसका रूप भी खरा होता चला जा रहा है। ठीक। तो इस तरह से एक सुनार का दृश्य इस तरह सुंदर रचते हैं रही। आगे उन्होंने लिखा है कि रहसनी बहसनी मन हरे। रहसनी बहसनी, ये आपको भेजा नहीं है, मैं भेजूंगा। मैं पंक्ति अभी नोट की है मैंने, तो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर भेजता हूँ मैं आपको। कि रहसनी बहसनी मन हरे, घेरी घेरी तन ले, औरत को चित्त चोरी कहे आपुन चित्त न दे। कि इसका आशय यह है कि रहसनी बहसनी मन हरे माने रहते हुए, आप ध्यान रखिए, रहसनी बहसनी माने रहते और बसते हुए, माने रहवास और बसते का मतलब बहसनी, रहसनी बहसनी मन हरे। ये कौन सा, ये सुनारिन का कौन सा? ये सुनारिन का दूसरा पक्ष है, मतलब अगले नहीं, मैं कौन सी ये नायिका है नगर शोभा में? ये सुनारिन इसमें नंबर अभी इसमें नोट नहीं किया मैंने, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप इसको सुने, इसके बाद फिर इसका दोहा मैं भेजूंगा। तो इसमें ये है कि रहसनी बहसनी माने जैसे राह जो चलने वाले या जो आते हैं खरीदने वाले, जो स्वर्ण आभूषण खरीदने वाले, तो उनके साथ रहते हुए, उनके साथ बहस करते, ठीक है ना, बहस माने संवाद करते हुए, और इस प्रक्रिया में वह अपने सोने के खरेपन की इस तरह से विशेषता बताती है कि रहसनी बहसनी मन हरे माने मन हर लेती है, वह इस तरह से उस प्रक्रिया के साथ बताती है। तो बातचीत से मन हर लेती है वो। और घेर घेरी तन ले, अब आप ध्यान रखिएगा कि घेर घेरी तन ले का मतलब ये है कि जो उसके दुकान पे आ जाता है, जो उसके नजदीक आ जाता है स्वर्ण खरीदने के लिए या सोने के बारे में बात करने के लिए, कि उसे खाली हाथ वो जाने नहीं देती। उसका घेर घेरी तन ले, घेर घेर का मतलब ये है कि घेर ही लेती है वो किसी न किसी माध्यम से, उसको इस तरह से वो विवश कर देती है अपनी कलाओं के माध्यम से, अपने स्वर्ण, एक तो अपने सौंदर्य के माध्यम से, अपने हाव बातचीत के माध्यम से, बहस के माध्यम से, सोने की खरेपन की खूबसूरती बताने के माध्यम से। और अगर कोई बाई देवे जाना भी चाहे तो कई बार हाथ पकड़ के बैठा लेती है उसको। कहती कहाँ जा रहे हो, थोड़ा बैठो हमारे छांव। तो घेर घेरी तन ले, तन ले का मतलब ध्यान रखिएगा, तन ले जब शब्द किया जाता है तो भौतिकता से आशय जुड़ जाता है। मन का अर्थ आध्यात्मिकता से है, तन का अर्थ भौतिकता से है। तो पहले वो मन से उसको आकर्षित करती है और फिर तन से आकर्षित करती है।
तो मन से तन की यात्रा एक करती है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी खूबसूरत पंक्ति है कि मन हरे रहसन बहसन मन हरे घेरी घेरी तन लेही औरन को चोरी कहे आपने चित्त न दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसे अपनी सीमाएं पता है, उसे सीमाएं ये पता है कि औरों का चित्त तो मोह लेती है, लेकिन उसे पता है कि व्यावसायिक तरीके से मोहना है चित्त। ऐसा नहीं मोहना है कि कोई अगर कोई बाई से किसी भी प्रकार से अगर कोई मोहित हो गया तो उसको हिला डुला के कहती है कि सोना खरीदिए, ज्यादा आप आकर्षित मत होइए, ठीक है ना। जैसे राह चलते कोई बहुत भावुक हो गया तो उसको भौतिकता के साथ वो आकर्षित करती है, वो बाकायदा उसका हाथ भी पकड़ती है, बैठाती है उसको अपने ठीक, अब बैठ करके वो बातचीत कर। आप देखिए ये खुलापन जो एक स्त्री चाहती है किसी व्यक्ति में। हमारे समय की जो बहुत सारी स्त्री विमर्शकार है वो कहती है कि हर व्यक्ति, हर स्त्री जब किसी पुरुष से हंसकर बात कर लेती है तो पुरुष क्यों गलत अर्थ लगाने लगता है। पुरुष क्या, कोई स्त्री पुरुष का हाथ नहीं पकड़ सकती? अगर पकड़ के उसके साथ बात कर रही है तो क्या पुरुष गलत निगाहों से क्यों देखने लगता है उसे? वो पुरुष को मित्र समझना चाहती है, उसके साथ बैठकर संवाद करना चाहती है, उसका मन पढ़े पुरुष, तो पुरुष का मन भी निर्मल हो जाएगा, उसका भी निर्मल हो जाएगा। सारी समस्या तो यही है कि एक स्त्री अगर किसी पुरुष को भर आंख देख लेती है, अगर उसको पकड़ लेती है या प्रेम से ही अगर उसको हाथ उस पर रख देती है, तो पुरुष अपने पितृ सत्तात्मक जो चेतना उसकी है, जो फ्यूडलिज्म का जो पूरा उसका माइंड सेटअप है, तो उसके चलते उसे लगा कि ओहो ये तो बहुत आकर्षित हो गई हमारे ऊपर, अब तो हम जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी। तो वहां पर वो फटकारती है उसको। आप ध्यान रखिएगा, औरत को चित चोरी के आपन चित न देही। वाह, चित्त जो है अपना दुरुस्त करके रखिए। मैं आपको आकर्षण वाली बात है, खूबसूरती वाली बात है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो चित्त है, उसका चित्त मतलब उसका जो मन है, जो असल मन। ये चीज हमने भटियारिन के भी उसमें बिहेवियर, हाँ उसमें भी है, उसमें है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक सूत्र जो आपने भी पकड़ा था वो बता दें, क्योंकि ये एक व्यावसायिक जगह है। ध्यान रखिएगा, व्यवसाय में भावनाएं वहीं तक काम में लाई जाती है जहां तक जरूरत है। अगर भावना सर्वोपरि हो गई व्यवसाय में तो व्यवसाय आपका ठप हो जाएगा। ये जीवन व्यवहार में भी, ठीक है। तो हमें खूबसूरती के साथ अदाकारी तो आनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इतना मॉडर्न सोच रही जी कि आपने उस जमाने की, क्योंकि जो राजघराने की औरतें नेचुरली दे वर नॉट प्रोफेशनल, जी वहाँ उस वातावरण के प्रोफेशनल औरतों के लिए आज जो हम कॉर्पोरेट्स वगैरह की बात करते हैं और बड़े प्रोफेशनल की बात करते हैं, जी उस समय 16वीं शताब्दी में भी बड़ी बात लिख दी, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात लिख दी। और एक तरीके से कॉर्पोरेट मतलब एक तरीके से जो HR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, वो आपने 2 लाइनों में सारी चीजें कही, बहुत गहराई के साथ कही और ये भी बताया। ध्यान रखिएगा, ये कविता यह भी बता रही है कि यह व्यवसाय का एक पक्ष है। दूसरे स्त्री के संदर्भ में भी ये कविता बता रही है कि स्त्री को कैसे, किस तरह से खुलेपन के बीच, इसे आप इंडियन मॉडर्निटी कह सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय आधुनिकता पाश्चात्य आधुनिकता में क्या अंतर है? जैसे इस बीच हमने भी काम करते हुए पढ़ा, तो भारतीय आधुनिकता का मतलब ये है कि जो लोक में भारतीय आधुनिकता है। आप देखिए गांव की जो औरतें होती हैं, उससे ज्यादा खुलापन किसी भी शहरी औरत में नहीं होता। गांव की औरत बड़ी ठेठ मिजाज से बात करती है, वो बड़े खुलेपन से बात करती है, भदेश शब्दों के साथ बहुत सारी उन चीजों के बारे में भी बात कर लेती है जिसको बात करने में लोग शर्माते हैं, लेकिन उसका कहने का लहजा इतना खूबसूरत होता है कि वह किसी का भी कान ऐंठ सकती है ना। तो आप ध्यान दिया होगा आपने कि गांव की औरतें जब इस तरह से खुलकर बात करती हैं, जो सीनियर औरतें होती हैं आदमियों से, और मैं देखा है, मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े 30 मार खां उन औरतों के सामने पानी मांगते हैं ठीक है। तो ये कहाँ से आता है रुतबा? ये रुतबा आता है आत्मविश्वास से।
ये रुतबा आता है सौंदर्य दृष्टि से, ये रुतबा आता है आपकी अपनी सोच की खूबसूरती से, ठीक है ना। ये रुतबा आता है आपके अंदर किस तरह से, सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अश्लील तरीके से सोच से ये रुतबा नहीं आ सकता। जैसे एक अश्लीलता नहीं होती जिसे कहते हैं हम लोग, जो दिमागी अश्लीलता होती है। अगर आपके पास खूबसूरती है मन की, सोच की, साहस की खूबसूरती, तो आप किसी भी प्रसंग पर खुलकर बात कर सकते हैं। जी। अगर इस बात पे याद आई, एक बनारस की होली है जी। हाँ? क्या है, फागुन के दिन 4। हाँ हाँ, और वो कह रही है सखी से, ठीक है तुम नजर लगाए हुए हो मेरे भतार के ऊपर, मेरे लवर के ऊपर। हाँ, तो वो कह रहे कि सोना भी दूंगी, चांदी भी दूंगी, मोती दूंगी अनमोल, मगर पिया नहीं दूंगी उधार। मतलब इतना जबरदस्त वो लाइन है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी ठेठ तरीके से वो कहती है, मगर पिया नहीं दूंगी उधार, फागुन के दिन 4। सुना मैंने, अभी सुना, किसी जगह सुना था इसको कि यही कि सब कुछ दे देंगे लेकिन पिया नहीं देंगे, पिया ना दूंगे उधार। छोड़ो देने की तो दूर की बात है, उधार तक हम देंगे, और ये समझ लो बहना। तो नहीं, तो ये जो संदर्भ है ये बहुत खूबसूरत है कि आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज ये आपको मैं याद आ रहा है मुझे कि जो प्रेम के संदर्भ में रीतकाल के बहुत सारे और कवियों ने भी लिखा है, और उस प्रेम के बारे में ये भी है कि जैसे चालाकी जिसे कहते हैं, प्रेम में चालाकी नहीं चलती, चालाकी चतुरता चलती। हाँ, तो देखिए चालाकी और चतुरता दो चीजें। एक चतुराई होती है, चतुराई का मतलब होता है कि वो खूबसूरत विवेक के साथ की गई चीज, ठीक है। और एक चतुराई होती है जो धूर्तता के साथ की जाती है। तो वो धूर्तता वाली चतुराई नहीं है, ये चतुराई ऐसी है जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ अपने सील को की सुरक्षा और खूबसूरती को बचाकर भी करना है। एक चीज ये है। आप दूसरी चीज ये है कि खुलापन भी है, लेकिन खुलेपन की एक ऐसी सीमा है जिस सीमा के बीच में उस सौंदर्य को लेकर आगे बढ़ना है। तो ये भारतीय चेतना है। मतलब उसमें आप ध्यान रखिएगा, इससे भारतीय चेतना में परिवार जिसे कहते हैं, आप यहाँ जब ये सुनारिन जब कहती है चित्त न देहि, तो चित्त न देहि का मतलब वो चित्त देगी तो अपने सुनार को देगी, इसके अलावा किसी को न देगी। ठीक है ना, लक्ष्मण रेखा बिल्कुल साफ साफ कह रही है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि गैर मर्द से बात नहीं करेगी, वो तो बाजार में है, क्यों ना बात करेगी, है ना, वो तो खुलकर बात करेगी। लेकिन उसमें इतना साहस है, इतना उसके अंदर सौंदर्य चेतना है, इतनी खूबसूरती है, इतनी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता है उसके अंदर कि वो उन चीजों के बारे में जानती है कि मैं इसे कहाँ रोक सकती हूँ, और जहाँ कोई बहक रहा है उसको भी हिलाकर डुलाकर ठीक करती है। तो ये सिर्फ सुनारिन आभूषण को ही नहीं रचती, वो मनुष्य को भी रचने का काम कैसे करती है ना। तो एक तो ये इस तरह से हम इसका अर्थ ले सकते हैं। और आप देखें कि हर दोहा, हर व्यावसायिक नायिका जो है, ये लोक नायिका, वो दूसरी लोक नायिका की सहेली कैसे बन के बात कर रही है, ये इसको सहेली नायिकाएं भी कर सकते हैं। सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी कैसे, अपना अपना व्यवसाय लेके अपने अपने हाव भाव के साथ काम कर रही हैं, और उसके साथ वो सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन एक दूसरे से साथ इंटरकनेक्शन कैसे होंगे। इंटरकनेक्शन का मतलब ये है कि सब बाजार में हैं और बाजार में व्यवसाय के लिए हैं, लेकिन अपनी पूरी खूबसूरती के साथ उस व्यवसाय से जुड़ी हुई। और इसी को हम जिसे मॉडर्निटी कहते हैं, वह भी आपको यहाँ दिखाई देगी। आपको परंपरा की चेतना भी दिखाई देगी, इसके साथ साथ परिवेश को समझने की एक चौकन्नी निगाह भी दिखाई देगी। वो सारी चीजें आपको, तो इसके साथ चीजें चलती हैं, ठीक है। और तीसरे कि चूंकि रहीम, आप ध्यान रखिएगा कि रहीम शास्त्र और लोक दोनों से जुड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच में रहीम के पास जो सबसे खूबसूरत समझ है वो है दुनियावी समझ, जिसे दुनियादार व्यक्तित्व कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा बहुत सारे ऐसे शास्त्रकार कवि हैं
जो दुनियादार व्यक्तित्व के बारे में जब बातचीत करते हैं तो वहां तक वो नहीं पहुंच पाते, वो बहुत बाह्य सौंदर्य तक ही रह पाते, अंदर तक बहुत गहराई तक नहीं उतर पाते, लेकिन रहीम उतरते हैं वहां तक। ठीक है, हम एक और दोहा लेते हैं जी। बनिया की औरत बनिया, हम लोग बनियाई कहने से बनियाई का बोध होता है, जो बनिया की जो औरत है। हाँ, तो बनिया की जो औरत। अच्छा, बनिया हमारे लोक में जो बनिया है, बनिया कहते ही हमें एकदम जिसे चालाकी या चतुराई का भान होने लगता है कि सारे व्यवसाय में सबसे ज्यादा जो व्यवसाय करने वाले उसे बनिया की जात ही बना दी गई है, आप जानते हैं। लेकिन आप ये कहते हैं कि जैसे कोई लेन देन की बात करता है तो हम लोग में एकदम बोलते हैं बनियागिरी मत करो, बनियागिरी मत करो। अच्छा, तो बनियागिरी एक रूढ़ हो गया है कि जो लेन देन और व्यावसायिकता की चरम चेतना के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो बनिया होता है। ठीक है, जो उपभोक्तावादी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा कि बड़ी खूबसूरती से उस बनियाइन का चित्रण करते हैं रहीम। और रहीम जब चित्रण करते हैं तो जब वो बनियाइन सामान तौलती है तो सामान तौलने की उस पूरी प्रक्रिया को लेकर, उसके हाव भाव को लेकर क्या खूबसूरत चित्रण किया है, मन रीझ जाता है पढ़ने के बाद। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि बनियाइन बनी आई के बैठ रूप की हाट, माने बनियाइन बनी आई के, बनी माने ठाट बाट के साथ सुसज्जित होके, आभूषण वस्त्र आदि पहन के, पूरा रूप ठन के साथ, ढब के साथ आई है बैठ रूप की हाट। ध्यान रखिएगा, रूप की हाट। तो रूप की हाट का मतलब वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बनियाइन अपने को किसी से कम नहीं समझ रही और बड़े ठाठ के साथ बैठी है उस हाट में। ध्यान रखिएगा, हाट माने बाजार है, उस बाजार में बनियाइन की उपस्थिति अलग ही दिख रही है, वो अलग ही बनक के साथ वहां बैठी हुई है। ठीक है, और फिर नीचे लेके पे के तन हेरी कय करवे टारत बाट, माने ये है कि पे के तन हैरी कर, वह अपनी निगाहों से उन प्रेमियों की तलाश कर रही है जो उसके बाजार में उसके नजदीक आके बैठे, उसके साथ वो व्यावसायिक तरीके से बात करें, मतलब उसके उस बनियाइन का अपने उस हाव भाव से आकर्षित करना चाहती है। पर ये गुरुए टारत बाट हाँ, तो जो तोलने वाला बाट। तो दूसरा ये एक तो ये संदर्भ है, दूसरी संदर्भ ये है कि गरुए टारत बाट, बाट मतलब ये है कि जो तौलने वाला बाट है। हाँ। तो उसको वो बड़े करीने से उठाकर उसको वजन करती है उसका, और तौलती है, बाजार को भी तौलती है, मनुष्य को भी तौलती है। उस बाट से, बाट बहुत अर्थ लेकर आता है ना, वो उस बाट को देखती है कि कोई छोटा बाट है, कोई बड़ा बाट है, कोई 12 बाट है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि वह उस प्रक्रिया में हेरना माने खोजना जिसे कहते हैं, खोजने की खोज कर वो उन बाटों के माध्यम से वो सामान तौलती है। लेकिन उस बाट के माध्यम से सिर्फ सामान नहीं तौलती, पूरी दुनिया को तौलती है। हाँ, मनुष्य को तौलती है, पूरी दुनिया को तौलती है ना, उसके माध्यम से, उस वजन के माध्यम से। एक तो ये है बहुत खूबसूरत। आगे की जो पंक्ति है वो और ज्यादा खूबसूरती से खोलती है इसको, जो 2 पंक्तियां हैं कि गरब तराजू करत चरख, गरब तराजू करत चख, अब भाव हो मोरी मुस्क्यात, डांडी मारत विरह की चित चिंता घटी जात। तो कितनी खूबसूरत है पंक्ति कि गरब तराजू, ध्यान रखिएगा अपनी गौरव गर्व के साथ, वो तराजू के साथ, गरब तराजू करत चख, माने जो तराजू है उस तराजू को उठाती है, बड़े गौरव के साथ, अपने व्यवसाय के गौरव के साथ उसको उठाती है कि जो तौलना है सामान का, ये जो इसका व्यवसाय है, इस व्यवसाय पर उसे गर्व है। ठीक है ना, गौरव है उसे, बहुत खूबसूरती के साथ। और भाव हो मोरी मुस्क्यात, भाव हो मोरी मुस्क्यात का मतलब एक भाव का मतलब होता है ये भ्रिकुटी के माध्यम से तिरछी निगाह करके थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो वो जो मुस्कान है उसकी,
तो वो मुस्कान में कि एक निगाह उसकी उस तराजू पर है और दूसरी निगाह उस लेने वाले पर। वाह 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 वाह। वो उसके माध्यम से वो उसको देख रही है। और इसका 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 हस्र क्या होता है इस देखने का कि डाड़ी मारत विरह की चिंता घटी जात। ध्यान रखिएगा कि डाड़ी मारना क्या होता है, थोड़ा झोल करना जिसे कहते हैं। ठीक है ना, आप कहते हैं डाड़ी मार दिया। डाड़ी मारने का मतलब यहाँ बेईमानी करना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत झोल झाल अगर है तो भी इस तरह से वो तौलती है कि उस तौलने की उस प्रक्रिया में जो उसका मुस्कुराना है, जो उस देखने वाले को देखना है ना, उस देखने की प्रक्रिया में वो सब भूल भाल जाता है। हाँ, और वो बेईमानी थोड़ी बहुत कर लेते। और वो बेईमानी ऐसी है कि उस बेईमानी की स्थिति में जो खरीदार है, वो खरीदार सामान तो बाद में लेगा, पहले जो उसके हृदय की जो चिंताएं थी वो सब की सब खत्म हो जाती। ठीक है, वो अपना चित्त लुटा बैठता है उसके ऊपर। ठीक है, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर ये बनियानी वाला ले, आशा स्पष्ट हुआ ना आपको? नहीं, बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया। पर अगर मैं इसके ऊपर अभिनय, अच्छा मैं थोड़ा सा एक चीज जोड़ दूं, नहीं भूल जाऊंगा मैं। आप ध्यान रखिएगा कि इसका एक काउंटर एक संदर्भ आता है रीतिकाल के कवि घनानंद। ठीक है ना, घनानंद प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं घनानंद ने सुजान से प्रेम किया था, सुजान ने उनको छोड़ दिया, तो बाद में वो कहाँ मथुरा में आके किस तरह से मथुरा कर रहे हैं यहाँ पर क्या कहते हैं निम्बार्काचार्य संप्रदाय में शायद दीक्षित हुए हो। जो भी रहा हो, मेन महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने सुजान को ईश्वर बना लिया। उन्होंने कहा तुम मुझे मिलो न मिलो, अब तो तुम ईश्वर का दर्जा तुम्हें दे दिया, तुम्हें मिलने की हमें इच्छा नहीं, हमने तुम्हें ईश्वर बना दिया। ठीक है, तो उसमें एक खास पंक्ति आती है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, क्या सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानत बांक नहीं, जहाँ सांचे चले तजी आप उन पे झिझके कपटी जे निशांक नहीं, और तुम कौन धोपाठ पढ़े हो लला मन ले हूँ पते हूँ छटाक। तो वो बहुत खूबसूरती से वो कहते हैं कि प्रेम में लेन देन नहीं चलता, प्रेम में बनियागिरी नहीं चलती, लेकिन इसके बावजूद उसका दूसरा पक्ष ये है कि ये कहा तो जाता है सीधा सरल रास्ता है, लेकिन सीधे सरल रास्ते के बावजूद इतना तो प्रेमी चाहत करता है कि अगर वो मन भर मोहब्बत करता है तो ये चाहता है तो कम से कम प्रेमिका झलक तो थोड़ा दिखा दे। ठीक है, तो ये सीधा सरल सा मार्ग है। तो ये तो प्रेम है। यहाँ जैसे ये सारी प्रक्रियाएं जो की जा रही हैं बनियाइन के द्वारा, ये एक तो व्यवसाय का हिस्सा है उसके। जी, तो दूसरी चीज ये है कि उस व्यवसाय के साथ साथ अपने पूरे हाव भाव से जो खरीदार है उसके मन की चिंता को भी वो दूर कर रही है। तो एक तरह से बड़ा काम कर रही है। नहीं, मेरा आपसे प्रश्न, बताएं। ये नायिका है, बड़ा उसका लक्ष्य जो है तय है कि मुझे आज की रोटी मुझे कमानी है। जी। नायक आते हैं पर उसको रिझाने के लिए वो जैसे बाट को तोल रही है, सज सजा के ठाट से बैठी है, तैयारी कर रही है कि नायक आए। तो एक तरीके से जो पहली जो लाइन है वो वासक सज्जा की है, वासक सज्जा की जी। वो इंतजार में है, बाट को तोल रही है, और ये बहुत अलग तरीके की वासक सज्जा है, बड़ी एक्टिव। बिल्कुल, क्योंकि जो हम लोग एक अमूमन जो एक परंपरागत हम लोग वासक सज्जा को कहते हैं कि वो बैठी इंतजार कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, पर बहुत स्टिलनेस है जी। ये जो हैं ये अपना बाटी तोल कर
जैसे घूम रही हैं, अपने आप को वो कर रही हैं, बैठ रही हैं, फिर किसी को देखती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर बाट को संभालती हैं, फिर देखती हैं कि कोई आए, कोई फंसे, और अपने सामान की खूबसूरती के बारे में भी बता रही हैं, और वो सजा भी रही हैं, विंडो शॉपिंग के लिए सजा भी रही हैं, और खुद भी इतनी सजी धजी बैठी हैं कि एक आकर्षण का केंद्र भी बन रही है। केंद्र बन। अब वो आ जाते हैं जी। अब वो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो तराजू उठाती जी। हाँ, वो उनको भी नाप रही हैं और सामान को भी और अपना सामान कैसे उनके सामने उनको खिसकाएं और उनसे पीढ़ी पार भी करें, मतलब उनको थोड़ा सा मतलब चालाकी से भी रिझा के वो जो तिरछी आंख है हाँ। वो सब कुछ कह रही है ना? और बाट जो है वो उसे टेनी मारना भी बोलते हैं, टेनी मार रहे हैं। पर वो जो बाट है, वो बाट जो मोल वो पहले ढूंढ रही थी, वो बाटी के तौर पर उनको सारा खेल तो बाट का है और ठाट का। बिल्कुल। मुझे ये लगता है जो जैसे अगर मैं अभिनय के ऊपर अगर मैं ये काम करूं तो दो संचारी बनती हैं, ठाट और बाट। जी बिल्कुल। हाँ, बाजार और बाट, सही बात है ना? बाट और ठाट, जैसे उसका जो सुनारिन का था वो उसका देह भी था और उसकी चमक भी थी जी। और उसकी मेहनत भी थी कि वो कैसे कसौटी पे घिस कर, वो थोड़ा वहाँ नजाकत भी है और नजाकत भी है और अंदर की बात बाहर कैसे ऊर्जा चमक रही। जी जी। ये जमीनी बात है जी। बनारस की जो है वो एक माया रूपी एक बड़ी जमीनी बात है जी। वो बात को तोड़ रही हैं और साथ साथ वो किस तरीके से उसको तिड़ी भी पहरा रही हैं और अपना सामान भी खिसका रही हैं और सामान कम खिसका रही हैं जिससे कि वो दूसरे ग्राहक को भी वो बेच सके। अब मेरा ये आपसे प्रश्न ये है, अगर मैं ठीक से समझी, ठाट तो मैं आपसे चाहूंगी ये जो ठस्से, ठाट और ठस्सा जो है, जो ठसक है उसकी, गौरव है जो उसका, वो जो कॉन्फिडेंस और ठस्सा है, ये ठाट वैसा नहीं है कि भाई नाजुकता से ठाट से ऐसे करे, नहीं, ये कॉन्फिडेंस से बैठी हुई, हाँ, आत्मविश्वास से लबरेज, है ना, कि वो ठस्से से बैठी हुई। ये किस तरह आप तो इतना कविता आपने पढ़ी है, ये जो ठाट से बैठना, ये कोई पंक्ति आपके दिमाग में आती है? और अगर हम प्रकृति से भी कुछ लें या किसी और चीज से कहते हैं ना, ढक्कन को बिठाना, जी जी, मतलब चीज को ठीक से रखना, जी, अपनी पोजीशन को स्ट्रेटेजाइज करके बैठना, जी, ये किस तरीके की इमेजेस और हम बना सकते हैं हार्ट से बैठ? अब इसमें एक मुझे मतलब जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता, लेकिन मुझे जब करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसमें एक तो ये है कि बाजार का जिक्र है, और बाजार का जिक्र कबीर के यहाँ भी आता है, ठीक है ना। और कबीर जब बाजार का जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि बाजार देखिए कोई सामान्य वस्तु जगह नहीं होती, बाजार में आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, एक तो ये है। और वो चुनौतियां जैसे यहाँ व्यवसाय की चुनौती है, अब प्रतिस्पर्धा है बाजार में बहुत ही समझदारी के साथ, सौंदर्य के साथ, जैसे आज का जो उपभोक्तावादी दौर है, आप देखिए कि वो उस दौर के बारे में बातचीत करते हुए कवि लिख रहा है हमारे समय में चरम पर है कि जो दिखेगा वही बिकेगा, है ना। ये जो हमारे समय की पंचलेन है, विज्ञापन का जो दौर है कि जो जितना अपनी चीज को दिखा कैसे सकता है बेहतर तरीके से वही बिकेगा, एक तो ये संदर्भ। लेकिन यहाँ मैं इसको जो जोड़ रहा हूँ, जो आपने बताया कि बाजार में अपने को ले जाने के लिए बहुत ही गौरव के साथ, गर्व के साथ इसको जाना। दूसरी चीज ये है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ।
है ना, तो वो कहते हैं कबीर। तो वहाँ कबीर थोड़ा आध्यात्मिक ढंग से उस चीज को ले आते हैं कि जो घर जाने का मतलब अपने मन की, आत्मा की तमाम सारी दुश्चिंताओं को जो जला देगा, जो खत्म कर देगा, वही बात। नजीर अकबराबादी कैसे देखते हैं? नजीर तो अकबराबादी तो गजब तरीके से बाजार को देखते हैं। उनकी कुछ पंक्तियां बताइए कि, और उनकी पंक्तियों में औरतों का भी जिक्र खूब आता है। पंक्तियों में औरतों का जिक्र आता है। वो तो ऐसे थे कि वो औरतों की पोशाक में घूमते थे जी। और नजीर ने तो हर चीज के बारे में लिखा है। नजीर बाजार का उल्लास में जी। तो देखिए क्या है ना, बाजार के कई सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है ना। मैं इसको, क्योंकि वो जो तिरछी नजर वाला जो है मामला बनाइन का, जी, I would like it to be not spiritual. I would like to celebrate it. मैं उसको उत्साह से उसको बिठाना चाहूंगी, जो कि नजीर की जो एक चंचलता है, बिल्कुल, मजा है, नमक की नमकीन जो है। अब जो आप गांव की बात कर रहे थे ना, नमकीनियत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये नजीर में तो ये बताइए कि जो हम बनायन का वो कर रहे हैं और तिरछी नजर वाली बात कह रहे हैं, एक चीज को ठाट से बैठकर तिरछी नजर, बाट को खेलते हुए, सामान को बड़े तौर तरीके से देखते हुए ये मालूम है कि किस तरीके से दूसरा आदमी खिंच कर आएगा। तो नजीर का कोई आप बताइए कि किस तरीके से वो आकर्षित करता है। नजीर का हम लोग जब इसमें जोड़ेंगे तो इन्हीं की कविता है एक बंजारे पर, आप ध्यान रखिएगा। क्या है? बंजारे पर आप बंजारे पर आप बंजारिन पे पढ़िए कविता। एक सेकेंड अगर मैं रुक कर वो ले आऊं नजीर पर जो बंजारा नामा है, मैं रोक देती हूँ। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट। तो बंजारा नामा है नजीर अकबराबादी। हाँ, नजीर अकबराबादी की जो बंजारा नामा है, तो इसके अलावा उन्होंने आदमी नामा कविता लिखी है, नज्म। तो इस नज्म में जैसे आप देखें कि यहाँ जिक्र आता है, ये 2 जिक्र हम लोगों ने किया कि बंजारी पर लिखी है कविता रहीम ने, कि बंजारी झुमकत चलत जेहर पहिरे पाई, अवाके जेहर के सबद बिहरी जी हर जाए। मतलब ये कि बंजारी के बारे में लिखा है कि बंजारे का जो व्यवसाय होता है एक जगह तो टिकता नहीं वो, और दूसरे उनका जो भावभूषण होता है तो जेहर एक प्रकार से पाजेब होता है ना, जो वो पाँव में पहनती हैं। अच्छा, वो इतना वजनी होता है और वो उसमें इतनी खूबसूरत आवाज होती है, तो उस आवाज के बाके जेहर के सबद शब्द ध्यान रखिए, सबद है कबीर का भी सबद, उसके जो शब्द हैं माने उसकी जो धमक है, झनक है उसकी, वो इस तरह से आवाज निकलती है उसके चलने से कि जो बिरही जी हर जाए, कि जो बिरही है, जो विरह से उत्तप्त व्यक्ति है, उसका जी हर लेती है ना। तो ये इस तरह की बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो अब इसके संदर्भ का मतलब ये है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं बंजारा नामा, तो बंजारा नामा के बारे में इसका पूरा बंजारे नामे की जो संस्कृति है इतनी खूबसूरत तरीके से लिखा है, इसमें वो बहुत आध्यात्मिक रंग दे दिया है उसको नजीर ने। जैसे कुछ पंक्तियां हैं कि क्यों जी पर बोझ उठाता है इन दोनों भारी भारी के, जब मौत का डेरा आन पड़ा तब कोई नहीं गुनतारी के, क्या साथ चढ़ाऊं जर जेवर, क्या गोटे थान किनारी के, क्या घोड़े जीव सुनहरी के, क्या हाथी लाल अमारी के, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। ठीक है ना, तो बड़ा शानदार है। पर बोझ उठाता है इन दोनों भारी के, जब मौत का डेरा आन पड़ा तब कोई नहीं गुनतारी के, क्या साथ जड़ाओ जर जेवर, क्या गोटे थान किनारी के, क्या घोड़े जीव सुनहरी के, क्या हाथी लाल अमारी के, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। तो बंजारे का एक खूबसूरत और दूसरा आध्यात्मिक ये कि जो कबीर जिस चीज को रचते हैं, है ना,
कबीर जिस चीज को रचते हैं कि जब शरीर जब उठेगा तो कुछ रह नहीं जाएगा, है ना। तो ये बड़ा मतलब आप चरम स्थिति है। आप बातचीत करिए अगर मतलब नजीर को पढ़ते हुए तो रीझ जाने का मन करता है। मतलब आप समझिए कि चरम तक कविता चली जाती है। मतलब आप भावुक हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ। तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ जो बनियाइन का जो इन्होंने रहीम ने दिया है, रहीम एक सूफी दिमाग के भी हैं और हर चीज में वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कोरिलेट करने की बात की, तो जैसे बनियाइन का जो मसला है वो थोड़ा व्यावसायिकता से जुड़ा हुआ मसला, जिसका एकदम इनर पार्ट आपने किया था, वो शानदार पार्ट आपने किया, हमने बताया आपको। लेकिन जब हम तुलना करते समय, जैसे जब बंजारिन पर लिख रहे हैं रहीम, तो ये बंजारा नामा कविता जो है ये बड़ी खूबसूरत तरीके से जुड़ी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ वो जो बाट का उछालना है, जी वो बहुत इवोकेटिव है, क्योंकि वो तोल रही है, उस माया की दुनिया को तोल रही है, आसपास के वातावरण को तोल रही है, तो वो हर चीज को तोल रही है। जी। और उसमें इमेजेस क्या आ सकती है, क्योंकि कोई चीज भारी पड़ जाती है तो वो डूब जाती है, जी। कोई चीज हल्की हो जाती है तो वो तैर लेती है। जी। मतलब जो एक संतुलन की बात होती है कि वो तिरछी नजर से वो देख रही है, मगर वो उसकी डंडी भी तिरछी जा रही है तराजू। तिर्यक निगाह है और तिर्यक डंडी भी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो तिर्यक करते हुए भी, वो डांडी मारते हुए भी ऐसी निगाह से देख रही है उस खरीदार को कि खरीदार उसको पता है कि ये टेनी मार रही है लेकिन उसके बावजूद वो कुछ कह नहीं रहा है। ठीक है, पर ये वही बात है ना कि आपको मालूम है कि इस चीज में जमाल गोटा पड़ा है, पर तो भी आपकी जबान नहीं रुक रही है। आप लालच की वजह से आप सब कुछ तन मन धन उसमें देने को तैयार है। बिल्कुल। अब इसमें जैसे ये कहा जाता है इसके लिए कि यहाँ बाजार में भी चालाकियों भरे इस बाजार में भी इन हाव भावों के माध्यम से खरीदार भी अपने को समझता है कि इस हाव भाव में जो चितवन है बनियाइन की, इस चितवन पे थोड़ी नादानी भी खूबसूरत लग रही है मेरी। ठीक है, कि जिसमें कहा है ना निदा फाजली की जो गजल है उसकी तो पंक्तियां की, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। अरे वाह वाह वाह। चिड़ियों को दाने, बच्चों को गुड़ धानी दे मौला। वाह वाह वाह। तो ये है कि हमारे समय की सबसे खराब चीज यही है कि हम सोच समझ वाले तो बहुत हैं, लेकिन नादान नहीं बनना चाहते, है ना। यही तो नादानी है जो तो ये नादानी क्या होती है? नादानी का मतलब मूर्खता नहीं होती। हम जानते हैं जैसे हम कोई हमसे प्रेम से मांग ले तो हम कुछ भी देने को तैयार है, ठीक है, लेकिन प्रेम की वो निगाह थोड़ी डालेगा, है ना। तो ये एक जो खरीदार और खरीदने वाले, बेचने वाले दोनों की खूबसूरती का कितना सुंदर चित्रण किया है रही, कि जैसे हम जाते हैं, ठगा जाते हैं, तो आप जानते हैं कि ठगाने के लिए ठगाने वाली तो ठीक से मिले तो ठग जाए हम भी पता चला ऐसे ठग के आए कि जैसे आप देखिए कि प्रेम के बारे में क्या है कि हम ठगे, लेकिन वो ठगने से हमें बहुत कुछ मिला, है ना। आपको मालूम है कि आप ठगाए जा रहे हैं, लेकिन कितना you don't mind losing, क्या है? हाँ, you gain क्योंकि उस वक्त तो इमीडिएट आपको एक सुकून मिला है, एक बहुत ही खूबसूरत। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग मतलब इसको यहाँ रोकें और एक काम करते हैं कि ये आपने हमें छेड़ दिया मतलब आपने एक रास्ता भी बताया। मैं ऐसा करता हूँ कि रहीम के इन दोहों के साथ जो और शेष हैं कुछ, मैं क्यों ना हम कुछ ऐसे छंदों को लें, दोहों को मतलब पंक्तियों को लें
जो रहीम के समानांतर, उन्हीं के समकालीन या थोड़ा सा बाद में, जैसे आप देखिए कि बाजार और इन सारी चीजों का चित्रण है, नायिकाओं का चित्रण है, लोक नायिकाओं का, तो ये मुझे लगता है कि नजीर के यहाँ थोड़ा देखना चाहिए हमें अच्छे से। जी, तो मुझे हम लगता ऐसा क्यों न करें कि नजीर पर और रहीम का एक तुलनात्मक अप्रोच का एक पार्ट अगली अगली क्लास। बिल्कुल, थैंक यू। तो हम उसको छांट कर कि किस चीज से कहाँ तुलना कर सकते हैं, तो कुछ पंक्तियां रहीम की, कुछ पंक्तियां नजीर की लेते हैं। जैसे आज 2-3 शब्द के ऊपर जैसे मैंने सोचा हम लोग खेल सकते हैं। बाजार तो है ही, एक तो बाट हुआ, हाट हुआ, और दूसरा ये भी हुआ कि जो सुनार का जो चमक है, जो चमक है, और जो एक संतुलन भी है उसमें, एक विवेकता भी आपको, विवेकशीलता भी आपको दिखाई देती है। पर मुझे ये लगता है कि जो सारी औरतें हैं उनमें एक बड़ा जबरदस्त ठस्सा है, गौरव है उनके अंदर, एक गौरव है, आप ठस्सा कह दीजिए, गौरव है। और वो जो डिटर्मिनेशन है कि ये बड़ी क्लियर हेडेडनेस है कि ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि मेरा ये एक व्यय है, ये कर्म भूमि है। बिल्कुल। एंड वो डिटर्मिनेशन है कि जो ग्राहक है उसको भी नहीं भटकने दे रही है, खुद भी नहीं भटक रही है, और वो किस तरीके से अपना काम चालाकी के साथ, कोई ठस्से से, कोई निगाह से, कोई किसी से, वो अपना काम भी करती जा रही है। और ये भी बताते जा रहे हैं रहीम कि उसके अंदर किस तरीके से एक आध्यात्मिकता का एक संतुलन बाजार में रहकर उसका एक सत्य भी। क्या बात, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज इसको रिकॉर्डिंग आप बंद करें, तो एक और बात भी करेंगे फिर, क्योंकि ये पार्ट जैसा हो गया तो इसको बंद करें।